नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह मीणा, सहायकाचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा, यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत करता हूं। कल हमने 1726 के राजलेख के संबंध में डिस्कशन किया था। आज हम 1726 के चार्टर का क्या महत्व है इस बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कल मैंने आपको बताया कि भारतीय विधि के इतिहास में सन 1726 का चार्टर अर्थात राजलेख का महत्व इसलिए है क्योंकि इस चार्टर में दी गई न्यायिक व्यवस्था से ही भारत में एक सुनिश्चित न्यायपद्धति तथा विधायनी शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। इस राजलेख का महत्व निम्नलिखित कारणों से है। नंबर 1, भारत के प्रेसिडेंसी शहरों में मेयर के न्यायालयों की स्थापना का प्रस्ताव अपने ढंग का अनूठा सुझाव था। इसके द्वारा भारत की तीनों प्रेसिडेंसियां मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में एक समान न्याय पद्धति लागू करने का प्रयत्न किया गया था। उस समय भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न प्रकार की न्याय प्रणाली लागू होने के कारण विधि और प्रक्रिया में एकरूपता तथा समानता का अभाव था, जो न्यायिक दृष्टि से बहुत ही अनुचित था। मेयर कोर्टों की स्थापना के फलस्वरूप प्रत्येक प्रेसिडेंसी शहर में इंग्लिश विधि पर आधारित कानून लागू किए गए, जिससे न्याय व्यवस्था में निश्चितता और समानता लाई जा सके। दूसरा कारण था सन 1726 के राजलेख के द्वारा भारतीय प्रेसिडेंसी शहरों में स्थापित मेयर कोर्ट ऐसे प्रथम न्यायालय थे जो ब्रिटिश सम्राट द्वारा स्थापित किए गए थे। इसके पूर्व भारत में कंपनी द्वारा संचालित न्यायालयों को ब्रिटेन में मान्यता प्राप्त नहीं थी तथा उनके निर्णय इंग्लैंड के न्यायालयों के लिए प्रभावकारी नहीं होते थे। परंतु मेयर कोर्ट की स्थापना सम्राट द्वारा किए गए राजलेख के अंतर्गत होने के कारण उसका स्तर ब्रिटिश कोर्टों के बराबर का था और उसके निर्णय को इंग्लैंड के न्यायालयों में मान्यता दी गई थी। तीसरा कारण था सन 1726 के राजलेख में यह स्पष्ट उल्लेख था कि मेयर कोर्ट के निर्णय से अपील 100% गवर्नर के न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती थी तथा उसके बाद दूसरी अपील इंग्लैंड के 100% सम्राट अर्थात किंग्स इन काउंसिल के न्यायालय में दायर हो सकती थी। इस प्रकार इस राजलेख द्वारा भारतीय मामलों में इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल में अपील प्रस्तुत करने की शुरुआत हुई। फलतः भारतीय न्याय पद्धति तथा इंग्लिश न्याय व्यवस्था में घनिष्ठ संबंध स्थापित हुए तथा भारतीय विधि पर इंग्लिश विधि का गहरा प्रभाव पड़ा। इन दोनों विधियों में ये संपर्क सन 1949 तक बराबर बना रहा तथा प्रिवी काउंसिल की भारतीय वादों पर से अधिकारिता समाप्त हो जाने के कारण भारतीय न्याय व्यवस्था स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगी। प्रिवी काउंसिल ने जहां कहीं भारतीय विधि को दोषपूर्ण पाया, वहां अंग्रेजी विधि के सिद्धांतों का आधार लेते हुए उनकी कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया गया। भारतीय विधि के इतिहास में प्रिवी काउंसिल का यह एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चौथा महत्व है, इस चार्टर की सर्वश्रेष्ठ महत्ता इसलिए है कि इसके द्वारा भारत में विधान परिषदों का प्रारंभ हुआ। इस चार्टर के अंतर्गत ब्रिटिश सम्राट ने प्रेसिडेंसी शहरों के 100% राज्यपालों को यह विधायनी शक्ति प्रदान कर दी कि वे स्थानीय समस्याओं के निवारण के लिए आवश्यक आदेश, निर्देश, उपबंध, नियम अथवा उपनियम बनाने का अधिकार स्थानीय संस्थाओं को प्रदान करे। सन 1726 के पूर्व ऐसी विधियों का निर्माण केवल ब्रिटेन स्थित कंपनी की निदेशक सभा द्वारा ही किया जा सकता था। पांचवा महत्व था सन 1726 के चार्टर का महत्व इसलिए भी है कि इसी समय से भारत में आंग्ल विधि का प्रयोग स्थानीय विधि अर्थात लेक्स लॉक्सी के रूप में प्रारंभ हुआ था। इसके पूर्व प्रेसिडेंसी शहरों में आंग्ल विधि का प्रयोग अलग अलग विधियों में लागू किया गया था। सन 1726 के राजलेख में कुछ दोष अवश्य थे जिनका उल्लेख करना होगा, अर्थात 1726 का जो राजलेख था उसमें कुछ कमियां भी पाई गई जो कि निम्नलिखित है। नंबर 1, यद्यपि 1726 का चार्टर ब्रिटिश सम्राट द्वारा जारी किया गया था, परंतु इसके अंतर्गत मेयर कोर्टों के न्यायाधीशों का विधि में अनुभवी तथा पारंगत होना आवश्यक नहीं रखा गया। अतः इस न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर अधिकांशतः कंपनी के व्यापारियों को ही नियुक्ति की जाती थी। ये लोग विधि और प्रक्रिया से भलीभांति परिचित नहीं होने के कारण उनसे उचित न्याय की अपेक्षा करना व्यर्थ था। दूसरा जो दोष था वो था 1726 के पूर्व कंपनी द्वारा न्याय प्रशासन तथा व्यवस्थापिका को एक दूसरे से पूर्णतः पृथक रखने का प्रयत्न किया गया था, परंतु इसमें कंपनी को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा और व्यवहारिक दृष्टि से इस प्रकार का शक्ति विभाजन कंपनी के हितों के प्रतिकूल सिद्ध हुआ। अतः इस संबंध में सन 1726 के चार्टर में कंपनी किसी प्रकार की निश्चित नीति नहीं अपना सकी थी। इस राजलेख के अंतर्गत
प्रेसिडेंसी शहरों के प्रमुख प्रशासक सह प्रतिशत राज्यपाल को फौजदारी न्यायालय के रूप में पुनर्गठन किया गया। इसी प्रकार यद्यपि दीवानी मामलों में मेयर कोर्ट की अधिकारिता प्राप्त थी, परंतु इन मामलों में मेयर कोर्ट के निर्णयों पर अपील सह प्रतिशत राज्यपाल के न्यायालयों में दायर की जा सकती थी। सारांश यह है कि सह प्रतिशत राज्यपाल व्यवस्थापिका का प्रमुख अंग होने के अतिरिक्त न्यायपालिका के अपीली उच्च न्यायालय के रूप में भी कार्य करता था। इस प्रकार उसमें न्याय और प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया था। 1726 के राजलेख के पश्चात सन 1753 का राजलेख पारित हुआ, जो कि 8 जनवरी 1753 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज द्वितीय ने एक नए राजलेख के रूप में जारी किया, जो कि मद्रास, बम्बई और कलकत्ता की प्रेसिडेंसियों में एक साथ लागू हुआ था। सन 1753 के राजलेख के द्वारा सन 1726 के चार्टर के अनेक उपबंधों में संशोधन किए गए थे तथा इस राजलेख के दोषों को हटाने का प्रयत्न किया गया था। इस चार्टर के लक्षण निम्नलिखित थे। नंबर 1, सर्वप्रथम 1753 का राजलेख के द्वारा प्रत्येक प्रेसिडेंसी में स्थित मेयर कोर्ट तथा राज्यपाल की परिषद के बीच चल रहे मतभेदों को समाप्त कर उनमें सहयोग की भावना निर्माण करने की चेष्टा की गई। अतः इस चार्टर के द्वारा मेयर तथा एल्डरमैनों की नियुक्ति संबंधी नियमों में आवश्यक परिवर्तन करके कॉरपोरेशन को पूर्णतः सह प्रतिशत राज्यपाल के अधीन रखा गया। दूसरे शब्दों में इस राजलेख ने निगम की बजाय सह प्रतिशत की महत्ता पर अधिक बल दिया। दूसरा लक्षण था 1753 के चार्टर का दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रेसिडेंसी शहर में एक कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट अर्थात प्रार्थना न्यायालय स्थापित किया गया, जो 15 रुपये से कम मूल्य के वादों को निपटाता था। इस न्यायालय की स्थापना से न्याय प्रशासन में गति एवं स्फूर्ति आ गई। इन प्रार्थना न्यायालयों के लिए आयुक्तों की नियुक्ति की जाती थी, जिनकी संख्या 8 से 24 तक हो सकती थी। प्रार्थना न्यायालय कंपनी की परिषद के अधीनस्थ एक निम्न स्तरीय न्यायालय थे। इस न्यायालय के संबंध में यह नियम लागू किया गया कि कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामले यदि मेयर कोर्ट में लाए गए तो वादी को मुकदमे का हर्जा खर्चा नहीं मिलेगा, बल्कि वे प्रतिवादी को दिया जाएगा। ये न्यायालय भारतीयों के लिए विशेष हितकारी सिद्ध हुआ। तीसरा लक्षण था मेयर कोर्ट द्वारा भारतीयों के वादों को निपटा सकने के विषय में जो भ्रांतिपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई थी, वे प्रार्थना न्यायालयों की स्थापना से दूर हो गई। सन 1753 के राजलेख में स्पष्ट उल्लेख था कि भारतीयों के आपसी दीवानी और फौजदारी मामले मेयर कोर्ट द्वारा केवल तभी निपटाए जा सकते थे यदि दोनों पक्ष उसके निर्णय को स्वीकार करने के लिए सहमत हो। 1753 के चार्टर के अंतर्गत भारत की प्रेसिडेंसी में निम्नलिखित न्यायालयों की व्यवस्था की गई थी। नंबर 1, कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट अर्थात प्रार्थना न्यायालय, जो 5 पगोड़ा से कम मूल्य के मामलों को संक्षिप्त ट्रायल द्वारा निपटाते थे, समरी ट्रायल द्वारा। दूसरा, मेयर कोर्ट, जिसे 5 पगोड़ों से अधिक मूल्य के मामलों में दीवानी अधिकारिता प्राप्त थी। देशी भारतवासी स्वेच्छा से अपने आपसी वाद इस न्यायालय में निर्णय के लिए प्रस्तुत कर सकते थे, परंतु ऐसा करने पर दोनों पक्षों को न्यायालय का निर्णय स्वीकार करना अनिवार्य था। तीसरी व्यवस्था थी फौजदारी न्याय व्यवस्था, पूर्णतः कंपनी की व्यवस्थापिका परिषद के सुपुर्द की गई थी। सह प्रतिशत राज्यपाल के न्यायालय को आपराधिक अधिकारिता प्राप्त थी तथा वह जूरी की सहायता से फौजदारी मामलों को निपटाता था। इन न्यायालय को मेयर कोर्ट द्वारा निर्णित दीवानी वादों पर अपीली अधिकारिता भी प्राप्त थी। चौथा व्यवस्था थी इंग्लैंड स्थित सह प्रतिशत सम्राट का न्यायालय, जो अंतिम अपीलीय न्यायालय था। सह प्रतिशत राज्यपाल के न्यायालय द्वारा निर्णित ऐसे सभी दीवानी वादों पर अपील स्वीकार करता था जिनका मूल्य 1000 पगोड़ों से अधिक होता था। (1753) के राजलेख का चौथा जो लक्षण था वो था मेयर कोर्ट को मेयर के विरुद्ध तथा कंपनी और उसकी सरकार के विरुद्ध मामलों पर सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त था। न्यायिक दृष्टि से एक प्रगतिगामी कदम था। पांचवा, इस राजलेख के अंतर्गत कोर्ट फीस जमा करने संबंधी व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। इस चार्टर के उपबंधों के अनुसार अपक्षकार द्वारा कोर्ट फीस न्यायालयों में जमा नहीं की जाकर उसे सरकारी कोषालय में जमा करना आवश्यक था। आज के लिए हम इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हम कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।